तो चलिए आज बात करते हैं भारत के कुछ सबसे बड़े और प्रतिष्ठित सम्मानों की। हम ये जानेंगे कि ये अवार्ड्स कब शुरू हुए, क्यों शुरू हुए और इनकी कहानी हमें हमारे देश के बारे में क्या बताती है। ये एक बहुत ही दिलचस्प सफर होने वाला है। सोचिए, एक बिल्कुल नया नया देश, वो अपने हीरोज को, अपने नायकों को कैसे पहचानेगा, कैसे सम्मानित करेगा। ये सवाल सिर्फ अवार्ड्स के बारे में नहीं है, बल्कि ये इस कहानी का दिल है कि आज़ादी के बाद भारत ने अपने मूल्य कैसे तय किए और उन लोगों को सम्मान दिया जिन्होंने इस राष्ट्र को बनाया। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरू से। आज़ादी के ठीक बाद का वो दौर जब एक नए भारत में सम्मान की पहली ईंटें रखी जा रही थीं। ये साल था 1947। भारत को आज़ादी मिली थी और अपने जन्म के साथ ही इस नए राष्ट्र ने जो सबसे पहला काम किया वो था अपने सबसे बहादुर सपूतों को, यानी अपने सैनिकों को सम्मानित करने का फैसला। और यहीं से स्थापना हुई गैलेंट्री अवार्ड्स की, यानी शौर्य पुरस्कारों की, जैसे परमवीर चक्र, जो दुश्मन के सामने दिखाई गई असाधारण वीरता का सर्वोच्च सम्मान है, और वीर चक्र। इन पुरस्कारों ने हमारी आर्म्ड फोर्स के साहस को सलाम किया और यहीं से देश के सम्मानों की एक मजबूत परंपरा शुरू हुई। लेकिन एक देश सिर्फ सरहद पर लड़ने वालों से तो नहीं बनता है ना। जल्दी ये एहसास हुआ कि उन लोगों को सम्मान देना भी उतना ही जरूरी है जो युद्ध के मैदान से बाहर देश की सेवा कर रहे थे, फिर चाहे वो कला हो, विज्ञान हो या समाज सेवा। और फिर आया साल 1954, एक बहुत ही ऐतिहासिक साल, जब देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान स्थापित किया, भारत रत्न। नाम से ही कितना पावरफुल है, भारत का गहना। ये सम्मान किसी भी क्षेत्र में सर्वोच्च स्तर की असाधारण सेवा के लिए दिया जाता है और ये देश का सबसे बड़ा सम्मान है। और मजे की बात यह है कि 1954 में ही भारत रत्न के साथ साथ पद्म पुरस्कारों की भी शुरुआत हुई। ये सम्मानों की एक पूरी हायरार्की थी जिसे 3 स्तरों में बांटा गया: पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। इसका मकसद था कि जीवन के हर क्षेत्र में बेहतरीन काम करने वालों को पहचान मिल सके। अब कहानी आगे बढ़ती है। हम उस दौर में चलते हैं जब एक देश के तौर पर भारत ने अपनी कला, साहित्य और खेल की उपलब्धियों का जश्न मनाना शुरू किया। ये अपनी सांस्कृतिक पहचान को सम्मान देने का एक नया अध्याय था। 1950 का दशक खत्म होते होते सम्मान का दायरा और भी बढ़ गया। 1957 में मैग्सेसे पुरस्कार आया, जिसे अक्सर एशिया का नोबेल भी कहा जाता है। और ठीक अगले साल 1958 में विज्ञान और टेक्नोलॉजी में बेहतरीन योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की शुरुआत हुई। अब आते हैं एक बहुत ही खास साल पर, 1961। इसे क्लास ऑफ 61 कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। इस साल 2 बिल्कुल अलग लेकिन देश के लिए बराबर के जरूरी क्षेत्रों को एक साथ सम्मानित करने का फैसला किया गया। ये लम्हा वाकई शानदार था। सोचिए, एक ही साल में एक तरफ खेल के मैदान के चैंपियंस के लिए अर्जुन पुरस्कार और दूसरी तरफ साहित्य के महारथियों के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार। 1961 में इन दोनों की एक साथ स्थापना ने एक साफ संदेश दिया कि भारत के लिए दिमागी कौशल और शारीरिक कौशल दोनों बराबर मायने रखते हैं। और दशक खत्म होते होते 1969 में रुपहले पर्दे यानी सिनेमा की दुनिया को भी अपना सबसे बड़ा सम्मान मिला। इसका नाम भारतीय सिनेमा के पितामह दादा साहेब फाल्के के नाम पर रखा गया और ये सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। तो देखिए, पहले खिलाड़ियों और कलाकारों को सम्मान मिला, तो अगला कदम क्या होना चाहिए था? बिल्कुल, उन गुरुओं का सम्मान जिन्होंने इन प्रतिभाओं को तराशा, उन्हें रास्ता दिखाया। ये एक बहुत सोचा समझा कदम था। और इसी सोच ने 1985 में जन्म दिया द्रोणाचार्य पुरस्कार को, जो खास तौर पे कोच और ट्रेनर्स के लिए है। ये अर्जुन पुरस्कार की एकदम सही जोड़ी है ना? क्योंकि ये इस बात को मान्यता देता है कि एक महान खिलाड़ी के पीछे एक महान गुरु का हाथ जरूर होता है। ये सफर यहीं नहीं रुका। अब भारत अपनी सीमाओं के पार देख रहा था और उन मूल्यों को सम्मानित कर रहा था जो सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए जरूरी हैं। इसी सिलसिले में 1986 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की स्थापना हुई। ये पुरस्कार उन लोगों या संगठनों को सम्मानित करता है जो दुनिया में शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए काम करते हैं। ये दिखाता है कि भारत की सोच कितनी ग्लोबल हो चुकी थी। अब हम आ पहुंचे हैं 20वीं सदी के आखिरी और 21वीं सदी के शुरुआती दौर में। भारत बदल रहा था और इसके साथ ही सम्मान की परिभाषा भी बदल रही थी।
अब अवार्ड्स का दायरा और भी बड़ा और इंक्लूसिव हो गया। ये टेबल देखिए, ये इस नए दौर की पूरी कहानी बयां करती है। 1996 में बच्चों की असाधारण उपलब्धियों के लिए राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, 1999 में महिलाओं के योगदान को सलाम करने वाला नारी शक्ति पुरस्कार, और उसी साल दुनिया भर में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए विश्व हिंदी सम्मान, और फिर 2008 में पर्यावरण बचाने के लिए अर्थ केयर अवार्ड। ये दिखाता है कि राष्ट्र सेवा की परिभाषा कितनी बदल चुकी थी। तो जब हम इन सभी पुरस्कारों के सफर को एक साथ देखते हैं तो ये सिर्फ अवार्ड्स की एक लिस्ट नहीं लगती, ये तो असल में खुद हमारे देश की कहानी है कि कैसे एक राष्ट्र के तौर पर हम बड़े हुए हैं और हमारे मूल्य कैसे विकसित हुए हैं। ये टाइमलाइन एक नज़र में पूरी कहानी को समेट लेती है। 1947 में सैनिकों के शौर्य से शुरू हुआ ये सफ़र 1954 के नागरिक सम्मानों से गुजरा, 60 के दशक में कला और खेल को सराहा, और आज ये एक आधुनिक भारत की हर तरह की उपलब्धि का जश्न मनाता है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाके खड़ा कर देती है कि आगे क्या? जैसे जैसे भारत और इवॉल्व करेगा, वो कौन से नए क्षेत्र होंगे जिन्हें हमें सम्मानित करना चाहिए? शायद एंटरप्रेन्योरशिप या फिर सोशल इनोवेशन? सोचने वाली बात है ना?